नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए प्रचार थमने के साथ ही दूसरे चरण के लिए चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं और जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत। मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। पहले चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 19 अप्रैल का इंतजार है, जब पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश की इन 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अंतिम दिन भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। सभी दलों के उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, उनमें तमिलनाडु 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीट शामिल है। पहले चरण की 102 सीट के लिए कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवारों सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरेन रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएमके प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं, जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो एक तरफ पहले चरण के लिए प्रचार का शोर जहां थम गया, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। तो तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। असम के नलबाड़ी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर उनके लिए राजनीति नहीं बल्कि प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। एक तरफ चुनाव प्रचार तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष को घेरने में भी जुटे हुए हैं। 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी हुंकार भरी।
नलबाड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और पूर्वोत्तर खुद ही इसका गवाह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर भारत को फंसा के रखा था, लेकिन अब उनका स्कोप खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कासरगोड और वदाकरा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी की बात करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने समेत मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और जनता से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। 2014 में हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज में दुनिया में 11th पोजीशन पर खड़ा था। 2023 में ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। 2047 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़ा हो जाए। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ईडी गठबंधन पर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता देश और सनातन संस्कृति को अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस और सपा दोनों आईसीयू में हैं। 5 शताब्दी के बाद भारत की सुप्त चेतना जागृत हुई है। उठे हुए हिंदुस्तान को रोकना इंडी गठबंधन के लिए असंभव। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं। इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का भी इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। चुनाव प्रचार के साथ साथ ही तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी जारी है। कर्नाटक के बेलगावी से भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के समर्थन में रोड शो भी किया। असम के नलबाड़ी से उर्मिलेश भट्ट के साथ जनादेश डेस्क, टीडी न्यूज। तो एक तरफ बीजेपी और एनडीए मजबूती के साथ प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन के दल भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें सीएए को रद्द करने जैसे वादे शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी गरीबी हटाने के वादे से पीछे हटते नजर आए, तो वहीं सपा प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोला। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणा पत्र को दीदीर शपथ पत्र, दीदी का शपथ पत्र नाम दिया गया है। टीएमसी घोषणा पत्र में सीएए को रद्द करने और एनआरसी को समाप्त करने का वादा किया गया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा भी किया गया है। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का भी इसमें वादा किया गया है। Today's manifesto is what we are committed to do when TMC, as part of India, will form the union government. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक झटके में हिंदुस्तान से गरीबी हटाने के वादे से पीछे हटते नजर आए। उन्होंने कहा कि गरीबी पर केवल गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को
गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। और तरीके मैंने आपको बताए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की हर बात झूठी निकली, उनके वादे भी झूठे निकले। जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव में सभी दलों की जीत के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किसके वादे पर यकीन करती है, ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं चर्चित लोकसभा क्षेत्रों की। हॉट सीट में आज बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा सीट की। आपको बता दें कि ये सीट जब से अस्तित्व में आई है तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार गैर जाट यहां से सांसद बना है। पिछले 57 सालों के इतिहास में बागपत लोकसभा सीट पर जाट समुदाय और खासकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। बागपत से इस परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए हैं। हालांकि बीते 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार बागपत लोकसभा सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है और क्या है इस सीट का इतिहास। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही बागपत लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2014 और 2019 में भाजपा के खाते में जाने वाली इस सीट पर इस बार नए समीकरण बने हैं। पिछले 2 चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देने वाली भाजपा और आरएलडी साथ आ गए हैं। आरएलडी उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। आप अपनी जनता से क्या वायदा कर रहे हैं और क्या लोकसभा पहुंचने के बाद इसी तरीके से जनता के बीच में आप रहेंगे? मैं तो 45 वर्षों से हूँ इनके बीच में। ये तो चुनाव का तो मुझे अब अवसर मिल रहा है। मैं तो 45 वर्षों से ऐसी सेवा कर रहा हूँ, रात और दिन में तो सेवा में रहता हूँ। है जब आप लोकसभा पहुंचेंगे तो किसानों के मुद्दे क्या लोकसभा के अंदर उठेंगे? ये तो सरकार ही देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इस वाक्य सूत्र को अगर धरातल पर उतारने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सरकार किसानों के लिए खुद चिंतित है। अब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी वो भी सरकार के साथ हो गए, एनडीए के साथ हो गए। तो जो किसानों के मुद्दे सरकार के साथ बैठ के ही वो सुलझाए जाएंगे और वो हल होंगे। बागपत लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मेरठ जिले की सिवाल खास और गाजियाबाद जिले की मोदीनगर विधानसभा सीट और बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटें बड़ौद, बागपत और छपरौली शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीटों पर आरएलडी और 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बागपत लोकसभा सीट पर भी अब तक बीएसपी और सपा को एक बार भी जीत नहीं मिली है। हालांकि इस बार सपा और बसपा आरएलडी को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से सपा ने पंडित अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने प्रवीण बैंसला को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बागपत का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा, यहाँ किसी की भी सरकार रही, किसी का भी सांसद रहा, लेकिन बागपत का वो विकास हो नहीं पाया जो एक नया जिला बनने के बाद होना चाहिए। अगर आप यहाँ से जीत कर जाते हैं लोकसभा तो आपकी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो मुझे जनता पे भरोसा है, हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। दुर्भाग्य की बात आपने जो कही इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ दुर्भाग्य हमारा है कि आज तक जिनको भी हमने जिताया उन्होंने कभी जनता की तरफ मुख नहीं किया। हम यहाँ से जनता हमें आशीर्वाद देके भेजेगी। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ युवाओं के लिए सबसे पहले शिक्षित बनाने के लिए यहाँ पे शिक्षा के जो अभाव है उनको पूरा किया जाए। बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। गन्ने और गुड़ की मिठास से भरे इस क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए। चौधरी चरण सिंह इस सीट से 3 बार सांसद बने, जबकि उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह 6 बार सांसद चुने गए। हालांकि 2014 और 19 के चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की।
एनडीए सरकार ने दशकों से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग को पूरा कर दिया, जिसके बाद आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई और यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। कुल मिलाकर क्या कुछ रहेगा 4 जून को नतीजा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल जारी है। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, बागपत। तो चुनाव से जुड़ी कई सारी खबरें अभी हम आपको और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में भी जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा भी की गई। बैठक में अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़े समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होना है। राज्य में मतदान की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त विजय जोगदंडे से खास बातचीत की। निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारी तरफ मौजूद हैं विजय जोगदंडे जी, जो कि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं देहरादून में। उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की तैयारियां इस पूरे लोकसभा चुनाव को जो होने वाले हैं 5 सीटों के लिए, उसके लिए की जा रही? देखिए, पहले चरण में उत्तराखंड में लोकसभा का निर्वाचन प्रस्तावित है। मतदान के दिवस की समस्त तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। 11,729 पोलिंग स्टेशन इस बार तैयार किए जा रहे हैं और उसमें समस्त आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध की जा रही हैं। महिलाओं के लिए कितने बूथ बनाए गए हैं और PWDs के लिए कितने बूथ बनाए गए हैं? देखिए, विशेष रूप से जो महिला कार्मिक के द्वारा संचालित बूथ होंगे, सभी जनपदों में न्यूनतम प्रति विधानसभा 1 बूथ का मानक ECI ने निर्धारित किया था। उससे अधिक हम लोगों ने महिला कार्मिक वाले बूथ को तैयार किया हुआ है। कुल मिला के 85 बूथ हमारे ऐसे होंगे जो महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जो हैं वो पूरी अपनी तरफ से कर दी गई हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड के बाद अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी पहले चरण में मतदान होना है। कैसी है मतदान की तैयारियां, इसको लेकर डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने।
इस वक्त हम डोडा में हैं और डोडा के डीसी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं? डोडा जिले में 529 पोलिंग स्टेशन है जो कि 513 लोकेशंस पे हैं। तो ये सारे पोलिंग स्टेशन कुछ अर्बनाइज्ड हैं, 3 छोटे म्यूनिसिपैलिटीज हैं हमारी, बाकी सारे रूरल एरियाज में और फार फ्लंग एरियाज में पोलिंग स्टेशन बने हैं। इसकी तैयारियां जो हैं, जैसा आपने बताया कि एक निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा एक दायित्व है, तो उसके लिए हमने तमाम जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के एंट्रीज हैं, 4 हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और 1 हमारी इंटर स्टेट रोड भी है, तो उन सब लोकेशंस पे हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स लगी हैं जो कि हर एक आती जाती गाड़ी को चेक कर रही है। उस पे आज की तारीख में होम वोटिंग एक नोवेल कंसेप्ट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर आई है और हमारे तमाम 185 लोग ऐसे हैं जिनको हम उनके घर जाके उनका वोट कास्ट करवा रहे हैं। इसमें हमारे जो 85 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं और जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं जो अपने बेड से उठ नहीं पाते और एक टाइप से एब्सेंटी वोटर माना जाता था कि वो पोलिंग स्टेशन तक आ नहीं पाता था, तो इस बार जो ये इनिशिएटिव है इससे उनके घर तक जाके हम उनका मतदान करवा पा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई भी इस तरह की बाधा या चुनौती मतदान के काम में रुकावट ना बने और सभी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लें। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, डोडा। जम्मू कश्मीर के डोडा के स्थानीय लोगों से चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। आइए जानते हैं क्या कुछ है लोगों की राय। क्या कुछ है यहाँ पर आम मतदाता के मन में, क्या वो चाहते हैं, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डोडा में इस वक्त हम मौजूद है जो यहाँ के पहाड़ी इलाके में आता है। आपके लिए कुछ काम हुआ है? मैडम जी, हमारे लिए अच्छा काम है भी, हुआ भी है, लेकिन सब कुछ अच्छा ही हुआ है काम, तो इसलिए हम तो मोदी को ही वोट दे देंगे। हमारे अभी वहाँ पे कोई रोड का नहीं है, रोड भी नहीं है, खास करके हमें रोड की जरूरत है। ये आएगी अच्छा सा काम करें जैसे आज तक कर रहे हैं, जो भी है आज भी जो पार्टी चल रही है, तो यही चाहते हैं कि अच्छा भी और चाहते हैं हम अभी करें। अच्छा में गरीब का फायदा होना चाहिए। ऐसी सरकार आई जिससे आप हमारा मतलब हर इंडिविजुअल का अच्छा हो। क्या बातें आपके दिमाग में रहेंगी, क्या मुद्दे आपके? रोजगार किसके लिए चाहिए? चलो बच्चों के लिए। अपने एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, पहले जब इस इलाके में आते थे तो आतंकवाद, अलगाववाद और इसके साथ साथ तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो कि अब यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर लोग अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, डोडा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब बात करते हैं बयानों के तीर की। पीडीए को लेकर बयानों के तीर जारी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखा प्रहार किया है। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। 14 में आए थे, वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। There is an alliance, namely the Indie Alliance, which also talks about PDA. It can be called as Parivarik Dynasty Alliance. And this Parivarik Dynasty Alliance lacks in any kind of mission or vision for the country. All they have is अपना कमीशन, अपना corruption, अपना political ambition, because of which they are in complete frustration. बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों पर
डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में तेजस्वी यादव की जमकर सराहना की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनसे घबरा गई है। जगनानंद सिंह ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज से। अभी हम लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए पटना में मौजूद हैं। हमारे साथ बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 0 पर सिमट गई थी, इस बार कितना स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है? असल में आप लोग 19 को देखते हैं लेकिन 2020 को भूल जाते हैं। 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा परिवर्तन पत्र में आरजेडी के द्वारा किया गया है, बीजेपी के लोग उसका मखौल उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15 साल आरजेडी जो सत्ता में रही उस दौरान उन्होंने क्या नौकरियां दी, या फिर 17 महीने में जिस पर दावा कर रहे हैं तेजस्वी कि हमने नौकरी दिया है, 15 साल में वो क्यों नहीं दे पाए नौकरी? 1 लाख से ऊपर उस समय भी हम लोग नौकरी दी। इनको विश्वास नहीं है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। हमें विश्वास है कि बेरोजगारी इस देश की समस्या है, प्रदेश की समस्या है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, बीजेपी ये बात कर आरजेडी पर हमेशा आक्रामक रहती है। अब तेजस्वी यादव भी परिवारवाद की बात कर विपक्ष को, जो सत्ता रूलिंग पार्टी है, उसको घेरने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये परिवारवाद वर्सेस परिवारवाद हो रहा है? संविधान में क्या रोक लगी है क्या इस पर? जनता का जब तक विश्वास नहीं है तब तक इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता। कैमरामैन ललित के साथ पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आरजेडी पहले अपने 15 साल के जंगल राज का हिसाब दे, फिर प्रधानमंत्री से हिसाब मांगे। हमारे संवाददाता राजेश राज ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से खास बातचीत की। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अभी डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। विजय बाबू, तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि हम जब भी प्रधानमंत्री आते हैं उनसे सवाल पूछते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते, और बीजेपी के लोग सिर्फ परिवारवाद का आरोप लगाकर आरजेडी को घेरना चाहते हैं। कोई ठोस मुद्दा उनके पास नहीं। तेजस्वी यादव जी हर बार प्रधानमंत्री जवाब देते हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है, आप समझना नहीं चाहते हैं। अरे सच्चाई है कि बिहारी शब्द को कलंकित करने वाला, बिहारी युवा को पलायन के लिए विवश करने वाला, बिहारी सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला, ये अराजकता का खेल खेलने वाले राजद के लोग प्रश्न करेंगे। ये क्या प्रश्न करेंगे जिसके पास कोई जवाब नहीं है? ये वर्गलाना चाहते हैं, ये चेहरा बचाना चाहते हैं। एक सजायाफ्ता, जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता हो, वो व्यक्ति इनका राजद का सुप्रीमो और एजेंडा तय करे, वो व्यक्ति क्या पूछेगा? तेजस्वी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सजायाफ्ता है या दागी है, जब वो बीजेपी में जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। मैं बता दूं, बीजेपी में वॉशिंग मशीन में कोई धुलता नहीं है। जो सजायाफ्ता है उसको भी सजा मिलता है। जय श्री राम। विजय कुमार सिन्हा, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो लोग आते हैं वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बीजेपी के लिए काम करते हैं, वरना उन्हें भी सजा दी जाती है। उन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पार्टी उन्हें बर्दाश्त नहीं करती है। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, पटना, बिहार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। नमस्कार। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो चुनाव का नाम आते ही दिमाग में आता है कि 18 साल की आयु पूरी करते ही मतदान का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ये अधिकार हमेशा से इस तरह से नहीं मिलता था।
पहले देश में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी। 1989 में भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। संविधान में हुए संशोधन के बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 18 साल की उम्र के युवाओं ने मतदान किया था। जनवरी 2024 में प्रकाशित हुई अंतिम मतदाता सूची के अनुसार देश में 1.84 करोड़ से अधिक मतदाता 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जो कुल मतदाताओं का 1.89% हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH